जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। अच्छा सर जी, पेपर का नाम क्या है? तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीति प्रक्रिया। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2024 एग्जाम 2025 के लिए, और ये जो क्लास है साथियों 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं पेपर की। तो मॉडल पेपर 3 है, क्लास 3 है। इसके पहले मैंने जितने भी मॉडल पेपर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया। पहला लिंक प्लेलिस्ट का है, उस पर क्लिक करके आप अपने सारे क्लासेस सारे मॉडल पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, चले अब बात करते हैं एग्जाम की। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड है POL 201। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। इंपॉर्टेंट नोट्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चले अब बात करते हैं एग्जाम की। तो यहाँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ लिखित एग्जाम होंगे। तो जिनका भी लिखित एग्जाम है, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। ठीक है, BU झांसी है। देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, JNU है, AMU है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां आपके लिखित एग्जाम होंगे। तो जिनका भी लिखित एग्जाम है मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके अपना क्लास देख सकते हैं। ठीक है, जिनका ऑब्जेक्टिव है। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है कि विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है? राजतंत्र है, लोकतंत्र है, या कबीलाई तंत्र है? बताइए। विश्व में सबसे ज़्यादा जो देश हैं विश्व में, उसमें सबसे ज़्यादा जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो जो डेमोक्रेसी है साथियों, यह एक यूनानी भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया है? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट कब किया था? तो इन्होंने किया था 1999 में, यानी 1999 में। ठीक है, अच्छा डेट भी जान लीजिए क्योंकि डेट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था? लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट किया था। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या पूछा गया है? चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद का क्या नाम है बताइए? राष्ट्रीय जनसंवाद, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए चीन की संसद का नाम इंग्लिश में है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, NPC। ठीक है, चीनी भाषा में इसे क्या कहते हैं? झोंगहुआ, रेमिन, गोंगहेगुओ, छवानगुओ, रेमिन, दाइबियाओ, ताहुई कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इसे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स या अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह माना जाता है। ठीक है, हम लोग देखिए चाइनीज भी पढ़ लिए, नहीं मज़ा आ गया। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब इस क्लास को रिकमेंड करे, बाकी बच्चों के पास भी भेजे। और आप भी क्या करेंगे, इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करिएगा सभी अपने साथियों के साथ, ताकि BA सेमेस्टर वाला के पास आए और अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सके, लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से। ठीक है, चले पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, मैक्सिको स्वतंत्र कब हुआ? तो जो मैक्सिको है साथियों, यह 1821 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 5 का। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। देखिए जो मैक्सिको है यह स्पेन से आज़ाद हुआ था 27 सितंबर 1821 को। ठीक है, अच्छा 16 सितंबर 1810 को फादर मिगुएल हिडाल्गो ने डोलोरेस शहर में स्वतंत्रता का आह्वान किया था, लेकिन देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने में 11 साल लगे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1810 में इन्होंने हुंकार भरा कि हमको आज़ादी चाहिए, और 1821 यानी 11 साल बाद इनको आज़ादी मिली। ठीक है, चलें
प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो मैक्सिको जो देश है इसमें 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाएगा, जैसे देखिए मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनने के लिए हर साल 6 साल में और विधानमंडल चुनने के लिए हर 3 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधानमंडल का चुनाव हर 3 साल में होता है और राष्ट्रपति चुनने के लिए हर 6 साल में चुनाव होता है। ठीक है, चुना जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी आपको अगर वोट डालना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब आज़ादी प्राप्त हुई। तो 1980 में प्राप्त हुई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को 18 अप्रैल 1980 को श्वेत अल्पसंख्यक शासन से आज़ादी मिली थी। ठीक है, इस आज़ादी के लिए जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशन यूनियन यानी JAPU पार्टी ने अहम भूमिका निभाई थी। रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे इस पार्टी के नेता थे और जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री थे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, जैसे SSC UPSC और यूपी पुलिस, ये सारे एग्जाम में कि जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, देखिए 1987 से वे राष्ट्रपति बने और 2017 तक देश के एकमात्र शासक रहे। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है। जॉन लॉक को, जिगजैग रूसो को, JS मिल को या फिर मैकफर्सन को, बताइए। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है। तो JS मिल को कहा गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसरित की। CH क्रीन ने, JS मिल ने, थॉमस पेन ने या फिर D टॉकविले ने, बताइए। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही, ध्यान रखेंगे, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की जो अवधारणा है D टॉकविले महोदय ने दी थी, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, देखें लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा को फ्रांस के राजनीतिक विचारक एलेक्सी डी टॉकविले ने अग्रसरित किया था। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था, एलेक्सी चार्ल्स हेनरी क्लेरेल काम्ट दे टॉकविले। ठीक है, इनका पूरा नाम भी आपके एग्जाम में पूछता है तो इनका पूरा नाम भी आप ध्यान रखेंगे। वे एक राजनीतिक वैज्ञानिक, राजनीतिक विचारक और इतिहासकार थे। उन्होंने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता यानी बहुमत का अत्याचार कहा था। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, इनके किताबों का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका पुस्तक किसने लिखा है। तो D टॉकविले महोदय ने लिखा है। अच्छा भैया, द ओल्ड रिजिम एंड द रिवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखा है। तो ध्यान रखेंगे किसने लिखा है, D टॉकविले महोदय ने। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, यह किसने कहा है कि, यानी ये एक स्टेटमेंट है, किसने कहा था। तो किसने कहा था कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे वह विदित होता है कि यह उसके पास है। ये स्टेटमेंट लावेल महोदय का है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है। लॉर्ड ब्राइस, हेगल, कौटिल्य या फिर सन हेनरी मैन, बताइए। सर हेनरी मैन कौन लोकतंत्र का समर्थक है। बिल्कुल राइट है साथियों, लॉर्ड ब्राइस जो है लोकतंत्र के समर्थक हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है। तो जो सामाजिक प्रजातंत्र है वह समानता के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर आधारित है, सामाजिक न्याय के आदर्श पर आधारित है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं हो सकता है। देखेंगे भैया कौन मेल नहीं होगा। तो प्रजातंत्र और समाजवाद का मेल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल मेल हो सकता है भैया। प्रजातंत्र और साम्यवाद का भी मेल हो सकता है। प्रजातंत्र और फांसीवाद का मेल नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र और अराजकतावाद का भी मेल हो सकता है, लेकिन फांसीवाद का मेल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक ने प्रजातंत्र की अभिजनवादी व्याख्या प्रस्तुत की। देखिए प्रजातंत्र की, ठीक है भैया, प्रजातंत्र की अभिजनवादी व्याख्या प्रस्तुत किसने की थी।
तो शुम्पीटर महोदय ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इस तरह से अगर मैं घेरा बना देता हूँ कि प्रजातंत्र की अभिजनवादी व्याख्या प्रस्तुत किसने की, शुम्पीटर ने, तो आपके दिमाग में ये इमेज बन जाएगा कि सर जी ने पढ़ाया था, बीए सेमेस्टर वाला सर जी ने, और यही क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में। बिल्कुल आप तुरंत लगा देंगे। कितने बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए मैं घेरा बना देता हूँ कि आपके दिमाग में ये छप जाए। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता। देखेंगे भैया किसे नहीं माना जा सकता है। एलेक्सी डी टाकविले को लोकतंत्र का सिद्धांतकार माना जा सकता है, जे रूसो को भी, जे एस मिल को भी, लेकिन एफ डब्ल्यू नेत्से जो है महोदय, इनको लोकतंत्र का, ठीक है, लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है। थॉमस हॉब्स, जिगजैग रूसो, कार्ल मार्क्स या हीगल। कौन प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता, तो इसका मुख्य अधिवक्ता है जिगजैग रूसो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया है, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया। केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का जो गठन है साथियों 1953 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB की स्थापना साल 1953 में भारत सरकार ने की थी। यह एक स्वायत्त संगठन है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में आता है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है। तो क्या है, देखिए अर्धसंघवाद व्यवस्था, इसका लाभ क्या होता है, राष्ट्रीय एकीकरण होता है, राष्ट्रों में एकता होता है, सहयोग एवं समन्वय की भावना होती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। चले प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। कौन सा है भैया, कमजोर सरकार होगी, गठबंधन राजनीति होगी। तो प्रेजेंट टाइम में अभी राजनीति है, ठीक है, जो बीजेपी ने जो आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, उनसे मिला करके सरकार बनाई गई है, ठीक है। तो वो जिधर जाते उसी की सरकार बनती। तो प्रेजेंट टाइम में गठबंधन की ही राजनीति है, ठीक है। तो कमज़ोर सरकार होती है, सरकारों में स्थायित्व तो नहीं होता है। हम कुछ और कहेंगे, वो कुछ और कहेंगे, 3-5 बतियाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय एकता को हानि होती है, बिल्कुल होगी भैया। जब हम कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहेंगे, तो देश का भला होगा ही नहीं, ठीक है। तीसरा रास्ता उसमें निकल जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। और देखिए अगर बहुमत की सरकार होती है तो हम जो चाहे वो बिल पास कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, देखिए गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं। गठबंधन सरकार 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि देखिए मैंने की पॉइंट यहाँ पर लगाना भूल गया हूँ मैं, गठबंधन सरकार कितने प्रकार की होती है, इसमें कुछ मैं बताना चाहता था लेकिन वो हो नहीं पाया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगले मॉडल पेपर में मैं इसको कवर कर लूँगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, दल प्रणाली आवश्यक है। जो दल प्रणाली है साथियों लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है। पंचायती यानी जो गांव में चुनाव होता है प्रधानी वाला, ये कहाँ नहीं है बताइए। ये नागालैंड में नहीं है प्रधानी वाला चुनाव, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एकदम लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है भैया, मेयर होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, किस समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की सिफारिशें की थी या फिर सिफारिश की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की सिफारिश की थी भारत में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कब की थी। तो ये किए थे 1957 1957 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आप लोगों का पूछा गया है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया। देखिए अशोक मेहता समिति आपका अलग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अशोक मेहता समिति का जो गठन है साथियों 1977 में किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, देखें अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में किया गया था, ठीक है भैया। अशोक मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछा जाता है,
तो यह समिति पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता। ठीक है। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति के जो अध्यक्ष के कौन थे? अशोक मेहता थे। जो अशोक मेहता समिति है, इसने अपना रिपोर्ट सरकार को कब पेश किया था? अगस्त 1978 में, यानी 1 साल बाद। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूचिका, संघ सूचिका, समवर्ती सूचिका या फिर उपरोक्त सभी? शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है भैया, शहरी स्थानीय स्वशासन, तो ये राज्य सूची का विषय है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, पंचायती राज संस्था। ठीक है। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी आप 21 साल का है तो आप प्रधानी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उपसर पंच, ठीक है, पंच हो गए, उपसरपंच हो गए, वह सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? यानी आपके गांव का प्रधान है तो वो अपना जो त्याग पत्र है, गांव का अगर कोई प्रधान है पंचायती राज का, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो विकास अधिकारी को देगा। ठीक है। वहाँ का जो विकास खंड का अधिकारी होगा उसे देगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 31 आपका क्या है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे आपके देखें यूपी पुलिस में कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न आपके कुछ न कुछ आए होंगे। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का, ठीक है, जहाँ पर प्रधानी चुनाव होता है, ये इस चुनाव को कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। चले, सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग प्रधानी चुनाव कराता है पंचायती राज संस्थाओं का। चलिए, प्रश्न नंबर 33 है आपका, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा इस शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई? बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शहरी निकाय की स्थापना की गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे क्या पूछा गया है। चले, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के चुनाव पर निगरानी और नियंत्रण रख सकता है? तो अनुच्छेद 241 जेड के तहत। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। 36 नंबर प्रश्न है भैया कि नगर निगम का मुख्य कौन होता है? राज्य मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, महापौर या सरपंच? तो आप सभी लोग उस महापौर लगाएं। बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका राइट है। नगर निगम का जो मुख्य होता है महापौर होता है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, पंचायतों में निर्वाचन महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यह कहाँ शुरू किया गया था? रांची, झारखंड में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा है। 38 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला देखें, कानून और व्यवस्था, ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ठीक है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और लोकोपयोगी सेवाएं, ये स्थानीय सरकार के मामले होते हैं, कानून और व्यवस्था नहीं होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रत्यायोजिक प्राधिकार का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? स्थानीय सरकार है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था भैया?
तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई है? तो अशोक मेहता समिति को गठित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आप लोगों का पूछा गया, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? पंचायती राज संस्थाओं में देखिए निम्नतर स्तर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, निम्नतर स्तर पर ग्राम सभा व पंचायत होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अभी काफ़ी अच्छे से मैं इसे समझाऊंगा ताकि आपको एकदम दिमाग में याद हो जाएगा। देखिए पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? ठीक है, आपके एग्जाम में क्या पूछा, पंचायती राज का निम्नतम स्तर पर कौन है और उच्चतम स्तर पर कौन है? तो उच्चतम स्तर पर साथियों जिला परिषद होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए आपको दिखाते हैं, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर होती है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है, सबसे ऊपर पंचायत समिति होता है, उसके ऊपर पंचायत समिति होता है और सबसे ऊपर जिला परिषद होता है। यानी पहले ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद पंचायत समिति होगा, उसके बाद आपका जिला परिषद। यानी सबसे ऊपर जिला परिषद है, बीच में ससुरा कौन है? ये है पंचायत समिति है, और सबसे शुरू में कौन है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं क्या करेंगे, मैंने शुरू में बताया नहीं, कितने बच्चे तो चले गए होंगे, कोई बात नहीं है। देखें जो बच्चे रुके हैं ध्यान से सुनिएगा। देखें पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के ठीक नीचे यानी जो मैं क्लास कराता हूँ उसके ठीक नीचे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। और ये सारे नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो फ्री का है भैया, यूज कीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, एकदम मजा लीजिए, एकदम अच्छे से खूब तैयार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी पैसा नहीं देना। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन दबाव समूह को राजनीति दलों के पीछे सक्रिय लोग बताता है जो वर्ग हित की सिद्धि करते हैं? तो यह बताता है फ्रेडरिक। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 है आपका, निम्न में से कौन सा विचारक दबाव समूह को शैतान लाबिडस्ट बताता है? कौन विचारक है भैया? बिल्कुल बीओके महोदय जो हैं ये दबाव समूह को क्या कहते हैं? शैतान लाबिडस्ट कहते हैं। ठीक है, चले डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, इसका प्रारंभ दबाव समूह के रूप में हुआ परंतु आगे चलकर यह राजनीति दल बन गया। तो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है पहले दबाव समूह के रूप में आई, उसके बाद ये आगे चल के एक पार्टी बन गई जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। सर जी दबाव समूह क्या होता है? बार बार आप बता रहे हैं दबाव समूह दबाव समूह। दबाव समूह क्या होते हैं? देखिए जो दबाव समूह होते हैं, समूह का मतलब आप समझ रहे हैं संगठन। ठीक है, संगठन या समिति। और ये जो संगठन और समिति होती है जब चुनाव होता है तो ये डायरेक्ट चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ये बाहर से अपने धर्म का प्रचार करेंगे, कहेंगे कि आप इसको वोट दीजिए, इसको वोट मत दीजिए। ठीक है, ये दबाव समूह होते हैं, बाहर से सपोर्ट करते हैं। बाहर से एक तरह से ये समझ सकते हैं जैसे आरएसएस है, बीजेपी से संबंधित है। तो आरएसएस क्या करता है? एक दबाव समूह है, दबाव समूह का काम करता है आरएसएस चुनाव के समय में। ठीक है, ताकि बीजेपी को जो भारतीय जनता पार्टी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। देखिए मैं केवल समझाने के तौर पर आपको बताया हूँ कि आरएसएस क्या है, एक दबाव समूह की तरह कार्य करता है। ठीक है, उसी तरह से आपका देखिए कांग्रेस में भी होगा और आपके जो यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, इनका भी कोई ना कोई दबाव समूह होगा। सब पार्टी का एक एक दबाव समूह होता है, मतलब कई दबाव समूह होते हैं और सब लोग यही करते हैं कि अपने अपने पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाए। वो डायरेक्ट चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन अपनी पार्टी के लिए खूब काम करते हैं। ठीक है, उसे ही दबाव समूह कहते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शुरू में भारतीय जनता पार्टी एक दबाव समूह थी, बाद में ये पार्टी बनकर उभरी। ठीक है, चले यानी शुरू में ये अपने पार्टी के लिए काम कर रही होगी, किसी दबाव कर रही होगी कि इसे आप वोट दीजिए। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ये पार्टी बन गई, बाद में बड़ी पार्टी बन गई, भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल पार्टी है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 49 क्या है आपका, किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी? तो साथियों जो आपके फाइनर महोदय हैं इन्होंने दबाव समूह को, ठीक है, अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी थी।
बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए इस समय थोड़ा सा ढलैया वलैया का काम हो रहा है, बगल में घर और बन रहा है तो थोड़ा मैटर है, मतलब थोड़ा शोर है तो आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी मैं तेज से बोलने का प्रयास करूंगा। दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, किसका माध्यम है भैया? तो हित अभिव्यक्तिकरण का माध्यम है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? अब आपको समझ में आएगा सर जी दबाव समूह क्या है। दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए बताइए, ऑप्शन में आपके दिया है चुनाव लड़ना। तो मैंने क्या बताया है, दबाव समूह क्या करते हैं? चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, नीति निर्माण नहीं करते हैं, सरकार की आलोचना नहीं करते हैं दबाव समूह। ठीक है, ये अपने पार्टी के लिए कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुटाएं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार या दबाव दबाव डालना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 क्या है, देखिए आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो बहुत काम आएगा ये आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी, सॉरी ये 3rd सेमेस्टर 4th, हाँ ठीक है, 6 सेमेस्टर में भी आपके बहुत ही काम आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से 6 सेमेस्टर में दबाव समूह को पढ़ाया जाता है। तो हालांकि अभी आप 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर में हैं, अभी आप 2nd ईयर 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चले चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए भारत रूस संबंधों में एक नया काल तब आया जब भारत रूस ने निम्न साझेदारी का निर्णय किया। किस साझेदारी का निर्णय किया भैया? तो सामरिक साझेदारी का निर्णय किया। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है, भारतीय विदेश नीति आधारित है, भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है आपका, पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है भैया? तो गुलराज सिद्धांत पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 है आपका, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए कौन थे भैया? पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार ने असली गुटनिरपेक्षता का नारा दिया। तो मोरारजी देसाई ने असली गुटनिरपेक्षता का जो नारा है यह 1977 में दिए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ? तो बांग्लादेश का जन्म हुआ था। सी ऑप्शन राइट है। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। ठीक है, पाकिस्तान के कितने सैनिक थे, 10,000 या 1 लाख या फिर 99 लाख? ठीक है, ठीक तरीके से हमको तो याद नहीं है, बाकी शायद जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के कुल लगभग 1 लाख सैनिक थे जिनको सरेंडर कराया गया था। ठीक है, 99,000 शायद। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि जो बांग्लादेश को जब आज़ाद कराया गया था पाकिस्तान से, तो उस समय कितने सैनिकों ने हथियार डाले थे भारत के सामने, पाकिस्तान के। ठीक है, चले, नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश आधार है, नेहरू के अनुसार भारतीय विदेशी जो आधार है शांति है और मित्रता दोनों है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या है, भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एकदम परमाणु परीक्षण कर दिया भारत के राजस्थान के पोखरण में, तो ससुरा अमेरिका क्या करता है, भारत के ऊपर सेक्शन लगा देता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुमको कुछ नहीं दिया जाएगा। अरे ससुर तनाई, भारत कुछ नहीं करेगा। देखिए 1998 में परमाणु पोखरण परीक्षण हुआ था, इसीलिए अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध ला दिए थे कि तुमको तेल नहीं मिलेगा, तुम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते हो। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन लगाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होता चला गया। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया, देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 है साथियों, राजनीति प्रक्रिया संबंधित है चुनाव प्रक्रिया से, राजनीतिक दल से, हित समूह से या उपरोक्त सभी से? राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल भी होते हैं राजनीतिक प्रक्रिया में, हित समूह भी होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद है साथियों ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, जानकारी भी काफ़ी अच्छी अच्छी मैंने दी है आपको। और
इसलिए आप एक लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप 4th सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी। इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास ये मॉडल पेपर हो। और सभी साथी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।